Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about nationalist movements of India with the help of टाइमलाइन। टाइमलाइन की मदद से कुछ इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 1920 तक जो इवेंट्स हुए वही कवर कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैंने यहाँ शुरू ही किया है 1860 ऑनवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उनको मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। और इसके बाद की दैट मीन मैं कोशिश करूँगी कि इस सीरीज़ में 1947 तक के वो इवेंट्स मैं डालूँ, क्योंकि 1947 ही वो वक्त था जब इंडिपेंडेंस हासिल की गई थी। तो इस वीडियो में मैं 1920 तक दूंगी और टाइमलाइन बताने का मेरा मोटिव ये है कि मैं कोशिश करूंगी, इनफैक्ट वही कोशिश की है कि एकदम सीरीज वाइज जाऊं कि कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी, सो दैट कि आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट जो है वो है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये वो एक्ट था जब वो आया और ब्रिटिश इंडिया में ये आया था। तो जैसे अगर टाइमलाइन में अगर आपको दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ एक टाइमलाइन जो फ्रेम प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पर आप समझ लो मैंने यहाँ ना 2020 का जो है एक गैप प्रिपेयर किया है, जैसे 1860 फिर नीचे 1880 फिर ये वाली जो प्लस का साइन मैंने दिया है निशान के लिए दिया, दैट मीन 1900, और ये दैट मीन 1920 तक का। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइमलाइन में आप दिखाओगे 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आप यहाँ पर शो करोगे, दैट मीन 1880 से पहले का वक्त है, बट वो 1860 के बाद का। तो ये रहा 1860 का ये लाइन और ये वाला रहा आपके 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो डियर मैं बता दूं ये था क्या। तो वर्नाकुलर का मतलब ही होता है कुछ रीजनल लैंग्वेजेस जो होती हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं जो होती है उस पे ये कानून बना दिया गया था उस दौरान 1878 का। और ये कानून ऐसा था, ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया था कि भाई कोई भी जो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कोई भी चीज़ जो प्रिंट होती है वो सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिखाया जाएगा। दैट मीन इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने ऑफिसर्स को नियुक्त भी किया था। तो ये है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐसी प्रिंट नहीं हो सकती वर्नाकुलर एक्ट के हिसाब से। किसी भी क्षेत्रीय भाषा में किसी भी तरह की चीज़ प्रिंट नहीं होगी। अब मैं यहाँ थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दूं क्यों बनाया था ये एक्ट। तो हुआ ये कि ब्रिटिश तो इंग्लिश समझते थे, कुछ हिंदी भी उनके ट्रांसलेटर मौजूद थे, लेकिन इंडिया में तो बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो इंडिया के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो प्रचारक थे उन्होंने क्या किया था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, जैसे समझ लो बंगाली, बिहारी, कन्नड़, तमिल, तो ये सब वो भाषाएं हैं। तो वो लोग अपने एरिया में ना इस भाषा में कुछ प्रिंट करवाते थे, सो दैट कि वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल किया जाए। बट ये जानकारी ब्रिटिश को लग गई थी, इसलिए उन्होंने एक तरह से बंधन डाल दिया कि नहीं अभी कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगा बिना ब्रिटिश ऑफिसर्स के परमिशन के बाद। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश इंडिया का, और ये एक्ट जो था इनेक्टेड टू curtail the freedom of the Indian press and prevent the expression of criticism towards the British policies। तो एक तरह से उनकी ये कोशिश थी कि कोई भी ऐसी चीज़ प्रिंट ना हो जहां जो ब्रिटिश को समझ में ना आए या ब्रिटिश के विरोध में हो, ब्रिटिश की बुराई करते हुए, क्योंकि फिर तो लोगों को गुस्सा आ रहा था कि भाई ब्रिटिश हमारे यहाँ घुसकर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने एक जो है 1817 सॉरी 17 नहीं 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था। अब जो है नेक्स्ट फिर मैं थोड़ा क्लीन कर दूं और मैं आगे लेके चलूं आपको। ये वक्त है, यानी ये जो मैं मूवमेंट यहाँ दे रही हूँ 1883 का ये मूवमेंट है, जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल। ठीक है, ये जो है एक खास किस्म का बिल था जो एक्चुअली कहूँ अगर मैं, तो इंडियंस जो है लोगों को थोड़ा अधिकार दिया गया था। लेकिन हाँ ये बिल भी चला नहीं था, इसमें बहुत विवाद शुरू हो गया था। तो 1883 का था ये इल्बर्ट बिल, इसीलिए मैंने आई जो है स्मॉल ही रहने दिया क्योंकि लगा कि शायद आप कंफ्यूज हो गए। तो ILBERT, ओके।
तो ये बिल जब आया था तो ये क्या था, तो आप इसे सुनो। अब जैसे मैंने यहाँ दिखाया है आपको 1880 से 1900 के बीच की घटना, तो ऑब्वियसली ये 1883 की है, तो आप यहाँ इसे दिखा सकते हो कि 1883 में ये इल्बर्ट बिल था। और ये क्या था, तो इट अलाउड टू सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट टू प्रिसाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया। तो ये जो बिल आया था इसके मुताबिक इंडिया के भी जो सीनियर मजिस्ट्रेट थे वो ब्रिटिश किसी केस में अगर इन्वॉल्व है तो वो सुन सकता है। और आपने सुना ही है कि ब्रिटिश की जो है सुनवाई एक्चुअली किसी भी इंडियन के थ्रू तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि उनको बचाया भी जाता था। तो ये एक्ट आया ज़रूर था, ये बिल आया ज़रूर था, लेकिन आगे कुछ चला नहीं। और खासकर इसे अपोज करने वाले कौन थे? The most vocal opponent of the bill were British tea and indigo plantation owner in Bengal, led by लीड करने वाले, दैट मीन इस मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे? तो ग्रिफ्थ इवांस। फिर से एक बार सुन लो, ये जो 1883 का ये इल्बर्ट बिल था, ये एक्चुअली अधिकार दे रहा था इंडिया के मजिस्ट्रेट, जो कि सीनियर मजिस्ट्रेट थे, कि वो ब्रिटिश से अगर कोई गलती हुई है तो जैसे केस हुआ है तो उसके बारे में वो सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो इंडिया में रह रहे खासकर ब्रिटिश जो टी और इंडिगो के प्लांटेशन करवा रहे थे, दैट मीन इसके जो मालिक थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई कानून आए जिसमें इंडियन मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाए। उनको डर था कि भाई वो लोग इंडियन मजिस्ट्रेट जो है वो उनके खिलाफ कुछ मतलब दे बता सकते हैं ना कि भाई इनकी गलती है ब्रिटिशर्स को, तो इससे वो परेशानी में फंस सकते थे। इसे लीड कौन कर रहे थे? तो ग्रिफ्थ इवांस। इसी से रिलेटेड मैंने थोड़ी सी यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। द ब्रिटिश प्रेस एक्ट इन इंडिया स्प्रेड वाइल्ड रूमर्स अबाउट हाउ इंडियन जजेस वुड अब्यूज देयर पावर। और तो और ब्रिटिश का जो प्रेस था, दैट मीन ऑब्वियसली सारे के सारे ब्रिटिश प्रेस ही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि सभी जगह तो आपने देखा कि ब्रिटिश का अधिकार था, क्योंकि प्रेस एक्ट लगाया जा चुका था 1878 का, जिसके तहत तो सारी चीज़ उनके हाथ में ही थी। तो वो ये प्रचार करना शुरू करे कि भाई ये जो एल्बर्ट बिल आया है, जो कि इंडियन मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से जज कर रहे हैं और अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं, दैट मीन ब्रिटिश को दोषी बता रहे हैं। तो इसलिए ये बिल ज़्यादा चला नहीं था, लेकिन हाँ आया ज़रूर था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। इस दौरान नेक्स्ट जो है थर्ड इवेंट मैं ले रही हूँ, और ये भी इवेंट जो है आप कुछ वैसे ही समझना जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये वाली चीज़ मैं कहाँ तक आपको दे रही हूँ, 1900 तक की। तो जैसे कि आपने दिखाया कि 1883 यहाँ पर ये घटना घटी थी, वैसे ही ये वाली जो है 1885 की घटना है। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो दिस वन, ये वाली जो प्लेस होगी, दैट मीन ये 1885 की घटना यहाँ घटी थी, तो ये टाइमलाइन के हिसाब से मैं दे रही हूँ। अब 1885 में जो इवेंट हुई वो क्या हुई थी, तो 1885 वो वक्त था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी को बोलते हैं आईएनसी। क्या कहते हैं? आईएनसी, दैट मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी है हमारी कांग्रेस पार्टी तो वो बनी थी 1885 में। तो आप देखो यहाँ ऑन 28 दिसंबर 1885 इट वाज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे ही कहा जाता था उस टाइम पे, इसलिए मैंने वही डाला है। आज आप मुंबई कहते हो, लेकिन उस टाइम पे तो ये बॉम्बे ही था, इसलिए मैंने वही डालने की कोशिश की है। तो उस टाइम पे 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में था, वहाँ पर 72 लोगों के साथ या उनके बीच में, जिनको डेलीगेट्स कहा गया है, विद 72 डेलीगेट्स जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये करने वाले कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे आप नॉर्मली सुनते हो ए ओ ह्यूम के नाम से। एक्चुअली ए ओ ह्यूम क्या थे? तो वो जनरल सेक्रेटरी थे। ओके, यानी जो आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके जो हैं वो क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। ए ओ ह्यूम, जिसको आप कहते हो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। एंड वोमेश चंद्र बैनर्जी, आप इसको लिखना,
क्योंकि ये इसी तरह के चीज़ें मिली मुझे, इसलिए मैंने यही डाला है। इनका नाम है वोमेश या व्योमेश चंद्र भी बोल सकते हो, चंद्र बैनर्जी। दैट इज WC बैनर्जी के नाम से आपने ज़्यादा इन्हें सुना है। तो ये जो थे INC जो थी पार्टी बनी थी, उनके जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। दैट मीन उस दौरान आज़ादी से पहले ही कांग्रेस की पार्टी बन गई थी। तो शुरू करने वाले तो AO ह्यूम थे, और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे WC बैनर्जी। नाउ ये इवेंट फिर मैं आगे लेकर चलूँ। अब जो है इवेंट, इसमें बहुत सारी इवेंट है। यानी ये जो टाइमलाइन है, यानी 1900 से 1920 के बीच में बहुत सी इवेंट हुई। मैं कह दूं कि इस दौरान मैं 6 इवेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अब शुरू करें। ये है 1900 का वक्त, यानी 1905 यहीं आप लगाओ ये टाइमलाइन पे। तो 1905 जो था वो वक्त था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल बहुत बड़ा था। आज हम जिस बंगाल को जानते हैं, वेस्ट बंगाल जो हमारे पास में है, और प्लस जो पूरा का पूरा बांग्लादेश है, वो एक ही था। ये पार्टीशन जो हुआ था, दैट मीन उस समय उन्हें हमसे अलग तो नहीं किया गया था, लेकिन एक बड़ा सा ये स्टेट था, एक एरिया था जिसे डिवाइड कर दिया गया था। डिवाइड करने की वजह ये थी कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, और इस एरिया में बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे। और खासकर ब्रिटिश का मोटिव ये था कि वो वहाँ के मुस्लिम एंड हिंदू को अलग कर दें, और वो कामयाब भी हुए थे। बट उन्होंने रियल में ये कुछ बताया नहीं। बताने वक्त पे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बंगाल का पार्टीशन वो क्यों कर रहे हैं, ताकि ये बहुत बड़ा एरिया है और इसे कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसे पार्टीशन किया जा रहा है। बट इसके रूट में यही बातें थी कि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल की उनकी जो पॉलिसी थी। अब देखो रीजन क्या था, बंगाल के के पार्टीशन का रीजन क्या था। तो रीजन मैंने यहाँ दिया है। बंगाल विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन हैड बिकम टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड। दैट मीन बताया उन्होंने यही कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सचमुच बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एरिया भी बहुत बड़ा था। 78 मिलियन केवल उस एरिया की जो पॉपुलेशन हो चुकी थी, जिसे मेंटेन करना, एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल था ब्रिटिश के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट, बट द रियल मोटिव, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उनका जो रियल मोटिव था बंगाल के पार्टीशन का, बिहाइंड द पार्टीशन प्लान वर द ब्रिटिश डिजायर टू वीकन बंगाल। यस, उनका एक्चुअल मोटिव ये था बंगाल के पार्टीशन की वजह से कि वो बंगाल को क्या कर दे, वीक कर दें, कमज़ोर कर दें। होता है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपना रहे थे। नाउ ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द मुस्लिम एंड हिंदू। एक्चुअली यही इनका मेन मोटिव था। इसी वजह से उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। दैट मीन जो बांग्लादेश जो था उस टाइम का भी, दैट मीन वो बंगाल को जो उन्होंने डिवाइड किया था, उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, और इधर जो वेस्ट बंगाल जिसे आज हम जानते हैं, इसमें हिंदुओं की संख्या थी। तो इस वजह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग किया था। बट बताने वक्त उन्होंने यही बताया कि ये इतना बड़ा एरिया है कि इसे हैंडल करना, इसकी देख-रेख करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखो कि उन्होंने क्या किया था इस पे। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है जो अलग से आप रखना। वैसे तो ब्रिटिश ने इंडिया को तोड़ने के लिए ये काम किया था। इंडिया दैट मीन ताकि, क्योंकि वहीं पर नेशनलिस्ट मूवमेंट ज़्यादा हो रहे थे। बट आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल के ही रहे थे, अब वेस्ट बंगाल में जाने जाते हैं। तो उनके सजेशन पर जो डिवाइड किया था ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल का जो डिवीज़न कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन पर इसे जो है राखी बंधन डे या रक्षा बंधन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये दिन था 16 अक्टूबर 1905। थोड़ा आप देख लो। On the suggestion of Rabindranath Tagore, the date of partition of Bengal, that is 16 October 1905, was celebrated as Rakhi Bandhan Day. तो ये आप याद रखना। कई जगह मैंने देखा ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस के तरह भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट, उसी दौरान जैसे मैंने बोला कि यहाँ से जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको 1900 से 1920 तक की, तो ये 1906 की घटना है। 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो गया,
और 1906 में ही फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एक्चुअली जो इंडिया के डिवीज़न का सबसे बड़ा कारण बना, दैट मीन इंडिया से डिवाइड होकर पाकिस्तान बन गया। तो 1906 का वक्त था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का। ये कौन सा वक्त है? तो दिसंबर का ये वक्त है। दिसंबर 30 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, कौन थे इसके इसके फॉर्मेशन के लीडर? तो आगा खान थे, और साथ साथ वहाँ के नवाब, द नवाब ऑफ ढाका। ढाका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन दिनों बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था, यानी मुस्लिम वाले एरिया को अलग और हिंदू वाले एरिया को अलग कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो जो ढाका के जो नवाब थे वो आगा खान तो थे ही लीड करने वाले, और साथ साथ नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क जो थे, इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, सेफ गार्ड के लिए एक नई लीग ही बना डाली, एक नई पार्टी ही बना डाली। अभी डिवीजन नहीं हुआ था देश का, लेकिन हाँ उन्होंने वहां पर अपने लिए एक नई पार्टी बना ली। फिर आप देख लो यहाँ पर, द नोशंस टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडियन मुस्लिम। दैट मीन्स कि ये जो आगा खां की अगुवाई में मुस्लिम लीग बना, पर इनका साथ कौन कौन दे रहे थे? तो नवाब जो थे ढाका के वो, और साथ साथ नवाब मोहसिन उल मुल्क जो थे उन्होंने साथ दिया, और एक नई जो है पार्टी एक तरह से बना ली ताकि वो मुस्लिम को सपोर्ट कर सकें। इसके बाद घटना घटी है 1907 सूरत स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटना, डिवीजन इसका भी मतलब है। तो ये कौन सा स्प्लिट था इसके बारे में आप कम जानते हो, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की ना कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वो नेशनल कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप में बट गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू टू ग्रुप्स। तो दो ग्रुप कौन कौन सा बना 1907? एक्चुअली ये सूरत में हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है 1907 सूरत स्प्लिट। तो एक थे द एक्सट्रीमिस्ट, जिनको आप बोल सकते हो, जिनको आप बोलते हो ना गरम दल, यहाँ ब्रैकेट में मैंने थोड़ी हिंदी भी डाल दी है। उग्र राजनीतिक विचारों वाला व्यक्ति, अतिवादी, चरमपंथी, या फिर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप कहते हो गरम दल। ठीक है। और जो मॉडरेट थे, द मॉडरेट, यानी दो भागे नेशनल कांग्रेस के जो पार्टी थी उसके अंदर जो लोग थे वो उनमें से एक एक्सट्रीमिस्ट बन गए, और दूसरे जो थे द मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स जो थे वो संतुलित विचारों वाले व्यक्ति थे, विशेषतः राजनीति में मध्यम मार्गी। दैट मीन मध्यम मार्गी से मेरा मतलब है कि वो बहुत लड़ाई झगड़े या इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। और अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मैं बता सकती हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट आप किनको बोलोगे? जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे जो हैं एक्सट्रीमिस्ट कहलाए। और तो मॉडरेट कौन थे? तो ऑब्वियस है सबसे बड़े मॉडरेट जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आप मानो, फिर जवाहरलाल नेहरू, और इनके साथ जितने भी लोग थे वो एक्चुअली मॉडरेट थे। दैट मीन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप क्या जानते हो? गरम दल एंड नरम दल के नेता थे। अब जो है 1914 में जो घटना घटी उससे तो आप सब वाकिफ हो। ये वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये वॉर वैसे 4 इयर्स कंटिन्यू हुआ था। शुरू ये 1914 में हुआ था। वजह बहुत सारी चीज़ थी। यहाँ मैं बहुत सारी वजह तो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पूरे इवेंट कवर करूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। तो 1914 का वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी पूरी दुनिया में एक वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, और ये 1918 तक चला था। ये क्राइसिस है 3 फेजेस। ये जो क्राइसिस शुरू हुआ था ये 3 फेज में शुरू हुआ था। पहला फेज जो था, इन द फर्स्ट वन ऑफ द 6 यूरोपियन ग्रेट पावर्स, ऑस्ट्रिया हंगरी, लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट सर्बिया। तो ये जो ग्रेट पावर के तौर पर अपने आप को मानते थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक वॉर जो है शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? सर्बिया के खिलाफ। सर्बिया जो थी उनके खिलाफ एक वॉर शुरू कर दिया। एक वजह ये थी। दूसरी वजह क्या थी? द सेकेंड, दिस वॉर escalated into continent-wide conflict involving Germany, Russia and France. सॉरी, ये बैटरी लो की निशानी बता रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सेकंड रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसकी वजह ये थी कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में लोगों के बीच में गुस्सा आ गया और विवाद बढ़ गया। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो जर्मनी इन्वॉल्व था, रशिया इन्वॉल्व था एंड फ्रांस इन्वॉल्व था।
और इतनी वजह नहीं थी, नेक्स्ट वजह जो थी या थर्ड रीज़न जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड इनटू वेस्टर्न यूरोप। पूरे वेस्टर्न यूरोप में ये बढ़ गया। वेस्टर्न यूरोप दैट मीन जिसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, वहाँ बढ़ गया क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था? इन्वेड कर दिया था, आक्रमण कर दिया था लक्समबर्ग एंड बेल्जियम में जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिसे ब्रिटेन जो है बीच बचाव कर रहा था या फिर उसे अपोज कर रहा था। फिर से एक बार सुन लो, ये थर्ड रीज़न है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि वेस्टर्न यूरोप जिसे आप जर्मनी के नाम से जानते हो, इन्होंने इन्वेड कर दिया। कहाँ? लक्समबर्ग में, और साथ साथ बेल्जियम में। तो जब जर्मनी ने लक्समबर्ग और बेल्जियम पे हमला किया तो फिर ब्रिटेन जो था वो उसे रोकना चाहता था, इसलिए वो बीच बचाव करने उतर आया। तो एक तरह से पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ने पर आ गई और अपने आप को पावरफुल बताने के लिए सामने आ गई। और ये जो है एक्चुअली मैं ऐसे ही अलग से दे रही हूँ, द सिक्स्थ ग्रेट पावर इटाली रिमेन न्यूट्रल। और हालांकि इटली भी जो है पावरफुल था, लेकिन वो जो है न्यूट्रल पोजीशन में था उस दौरान। अब बात आती है 1915 की, और 1915 ये टॉपिक 8 है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, दैट मीन गांधी जी यहाँ नहीं थे। 1915 का वक्त है जब वो इंडिया लौटे थे। कब लौटे थे? तो 6 जनवरी 1915। और ये वक्त है आफ्टर गेनिंग फेम एंड सम सक्सेस एज डिफेंडर ऑफ इंडियन राइट्स इन साउथ अफ्रीका। तो उस दौरान जब वो लौटे इंडिया, तो इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की थी, काफ़ी एक तरह से फेम जो है अपने लिए बना लिया था, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ पर जो इंडियंस राइट थे उसके अगेंस्ट थे। और आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका जो था वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़ोरों पे था, तो उसके अगेंस्ट जो थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने बहुत कुछ किया था और वहाँ से वो लौटे थे। 1915 का वक्त था इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में दे रही हूँ। ही वॉज नोन फॉर हिज नॉन वायलेंट अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन साउथ अफ्रीका। तो ब्रिटिश में की जो पॉलिसी थी, क्योंकि ब्रिटिश हमारे यहाँ भी रूल कर रहे थे और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में भी वो रूल कर रहे थे, उस दौरान जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे, तो उन्होंने ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी रंग भेद की, डिस्क्रिमिनेशन की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, उसको वो अपोज करे थे, जिसे आप अपार्थाइड सिस्टम के नाम से भी जानते हो। तो इस तरह से वहाँ पर उन्हें लोग जानने लगे थे। अब बात आती है, ये एक्चुअली 1915 का ही वक्त था जब एक्चुअली महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना उन्होंने उसके बाद ही शुरू किया था। अब बात आती है 1919 की, जो कि बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि इसमें दो घटनाएं घटी थी, इसलिए मैंने दोनों ऐड किया है। 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे आप ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हो, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है। इसी दौरान 1919 में ही एक बड़ी घटना घटी, दैट इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, मैसेकर, यानी एक बड़ी घटना घटी थी। तो आप ये सुन लो, वजह तो रॉलेट एक्ट ही थी। रॉलेट एक्ट था क्या, पहले आप वो सुन लो। तो फरवरी 1919 का वक्त था, तो एक कानून बना, और कानून क्या था? वो ब्रिटिश के जो लोग थे, दैट मीन वो लंदन में ही ये चीज़ें बनी, इंडिया में कैसे जो है चीज़ें होगी, दैट मीन इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बिना किसी इसके केवल शक के आधार पर उनको उठा लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो इसमें उन्हें परेशानी हो रही थी ब्रिटिशर्स को, तो वो चाहते थे इन सबको इंटरोगेट करना, इन सबको उठा लेना, इनकी एक तरह से गलत इल्ज़ाम लगाना, उनकी पिटाई करना, या फिर किसी भी तरीके से उनको परेशान करना। तो इस वजह से उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बना दिया था कि भाई इसमें बिना कुछ सोचे समझे, केवल शक के आधार पर किसी को भी उठाया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है, जिसे इंडियंस अपोज कर रहे थे, हम सब अपोज कर रहे थे। तो यहाँ देखना शुरू करो। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में पास हुआ। लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इम्पीरियल, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये ध्यान रखना, किसके द्वारा ये कानून बनाया गया था? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जो इंडिया में नहीं था, ये ब्रिटेन में ही था। वहीं पर इंडिया के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था, और ये जो था
ये सिंपली क्या कर रहा था, तो ये द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट मीन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट बनाया कहाँ पर लागू करने के लिए, इंडिया में लागू करने के लिए, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट मीन ब्रिटिश इंडिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ब्रिटिश के लोग ही रूल कर रहे थे उस दौरान इंडिया में। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, दैट मीन जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। अब ध्यान से फिर देख लो, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस ट्रायल विदाउट अ ज्यूरी, यही इसकी सबसे बुरी बात थी। नॉर्मली किसी को आप जब अरेस्ट करते हो, उठाते हो, तो उस पर कुछ इल्ज़ाम होना चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हो, या फिर तब हमारी पुलिस जो है वो ऐसा कर सकती है। लेकिन उस दौरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा गया और रॉलेट एक्ट बनाकर बिना किसी ट्रायल के, विदाउट किसी ज्यूरी ट्रायल के, किसी को भी जिन पे उन्हें शक होता था उन्हें वो उठा सकते थे। तो ये एक्चुअली हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो लीडर्स थे उनके लिए बहुत बुरा था। तो ये एक रूल बना था जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया था, क्योंकि बिल्कुल ये बुरी तरीके से करने वाली चीज़ें थी। इसी दौरान जो है ये वक्त आपने देखा, मैंने आपको बताया ये फरवरी का वक्त था 1919 का, और जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो भी 1919 का ही था, लेकिन ये 13 अप्रैल था, ये बैसाखी का वक्त था। अमृतसर में ये एक बाग है जहाँ ये घटना घटी, इसे ही आप अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जानते हो। जलियांवाला बाग मैसेकर को ही अमृतसर के मैसेकर के नाम से जानते हो। मैसेकर ऑब्वियसली भारी तादाद में लोगों की हत्या हुई थी यहाँ। तो ये घटना जो घटी, जिसे मैंने यहाँ दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। और इसी दौरान की बात मैं अगर करूं तो इस दौरान जो थे जनरल डायर, आपने हमेशा ही नाम सुना है, तो ये एक्टिंग ब्रिगेडियर थे, दैट मीन इनको थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था। तो ये जो जनरल डायर थे, जिनका पूरा नाम था रेजिनाल्ड डायर, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ऑर्डर कर दिया था, ऑर्डर ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू फायर देयर राइफल्स इनटू अ क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस इन जलियांवाला बाग। तो बिना हथियारों की जो आम जनता थी उन पर फायर करने के लिए बोल दिया था जनरल डायर ने, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर चूंकि ये मेला था, बैसाखी का मेला था, तो यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और पुरुष तो थे ही, वो सारे थे, और जनरल डायर ने बिना सोचे समझे जो है ये आज्ञा दे दी थी। तो एक्चुअली ये जो रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग कांड था, यही दोनों वजह थी। ये जो नेक्स्ट है दैट इज 1920 नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। नन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी, और 1920 में ये जो शुरुआत थी उसकी मेन वजह जो है वो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड ही थी। तो आप देखना शुरू करो, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आप देख लो। नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 5th September 1920 by Mahatma Gandhi with the aim of self-governance and obtaining full independence। तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब है? असहयोग आंदोलन, ठीक है, विनम्रता से, ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा करके। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू की थी और क्या कहा कि अब हम आपका सहयोग आपके कामकाज में नहीं करेंगे। मतलब ये कि ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल कर रहे थे और उनके सारे कामकाज में जितने भी उनके वर्क थे उसमें इंडियन ही तो हेल्प कर रहे थे अलग अलग किस्म की जॉब के थ्रू। तो महात्मा गांधी ने एक तरह से नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, और वो चाहते थे कि अब हम खुद ही अपने देश को गवर्न करना चाहते हैं और हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके बाद एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप आईएनसी कहते हो, विथड्रू इट्स सपोर्ट फॉर ब्रिटिश। इससे पहले तक जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो ब्रिटिश को सपोर्ट किया करती थी। दैट मीन सपोर्ट किया करती थी, ऐसा नहीं है कि हर मायने में सपोर्ट किया करती थी। यहाँ सपोर्ट किया करती थी से मेरा मतलब ये है कि वो उनके कामकाज में सपोर्ट किया करती थी, जो भी चीज़ें होती थी उसमें, साथ साथ आज़ादी भी चाहते थे, साथ साथ अपने अधिकारों की भी बात करते थे इससे पहले तक कि भाई हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 1920 के इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या कहा, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हम आपके नीचे काम नहीं करना चाहते, आप हमें आज़ाद कर दो, हमारा देश हमें दे दो।
ऐसी बातें शुरू हुई थी। बिकॉज ऑफ द रॉलेट एक्ट ऑफ 21 मार्च 1990, तो 1919 का जो वक्त था, एंड जलियांवाला बाग जो 13th ऑफ अप्रैल 1919। और अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो रॉलेट एक्ट था वो फरवरी में बना था, लेकिन हमारे यहाँ ये लागू नहीं हुआ था। जैसे मैंने बोला कि फरवरी 1919 में ये बन गया था। कहाँ? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में लंदन में ये कानून बना था और वो इंडिया में लागू होना था। तो इंडिया में लागू कब से हुआ था, वो लागू होने का डेट यानी कब से वो शुरू हुआ था, वो डेट मैंने यहाँ आपको दिया है, दैट इज़ मार्च 21, 1919। ठीक है, तो होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रॉलेट एक्ट बना था फरवरी में ही, जो कि ब्रिटेन में बन चुका था, बट इंडिया में ये लागू हुआ था 21 मार्च 1919 को। और जलियांवाला बाग मैसेकर तो आप जानते ही हो, दैट इज़ 13th ऑफ अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट घटना मैंने तैयार किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर डियर।